है जो कि क्लोरोफिल को बनाने में मदद करता है और फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। सल्फर है जो कि एंजाइम एक्टिवेशन और प्रोटीन सिंथेसिस में मददगार है। तो ये मोटा मोटा ये सारे एलिमेंट्स हमें पौधों के लिए ग्रोथ के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में ये सारे चाहिए हमें। अब कुछ ऐसे हैं जो कम मात्रा में चाहिए, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, सोडियम, सिलिकॉन। ये सोडियम और सिलिकॉन है, ये नहीं होगा तो भी चलेगा, ये हर जगह पे चाहिए नहीं होता है। हालांकि ये अगर थोड़ा सा हो तो ये घास फूस ना उगे या खरपतवार ना उगे, इस चीज को सुनिश्चित करता है कम मात्रा में। बहुत ही कम मात्रा में सोडियम और सिलिकॉन भी होता है, जो कि खरपतवार ना उगे या ज्यादा वेजिटेशन ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करता है। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग काम है, और ये सारे के सारे अगर मिट्टी के अंदर हो तो मिट्टी के अंदर आप जो चाहे उगा सकते हो। मिट्टी इतनी उर्वरक बन जाएगी, मिट्टी इतनी फर्टाइल हो जाएगी, मिट्टी इतनी उपजाऊ हो जाएगी कि आप जो चाहो उगा सकते हो। अभी एक वीडियो के जरिए हम देखते हैं कि ये प्रोसेस चलता कैसे है, उसके बाद हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। Plants require 16 different nutrients for balanced crop growth and survival, which are provided to the plant through air, soil, and water. All nutrients may be present in the soil, but not in a bioavailable form. For example, plants are often limited in nitrogen, phosphorus, and potassium, because while they might be present, many times these nutrients are not available in a form the plants can use. Biostimulants can improve a plant's ability to utilize the nutrients present in the surrounding environment in a variety of interconnected ways, by increasing the bioavailability of nutrients or by improving nutrient uptake, which can help prevent the loss of those nutrients to the environment through processes such as leaching. तो अभी हमने जाना कि ये प्रोसेस कैसे चलता है। अब हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। हमारा पहला प्रोडक्ट है बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स। हमारे मूल तौर पे फार्मिंग के यानी कि खेती करने के लिए 3 प्रोडक्ट हैं टोटल। कितने प्रोडक्ट हैं चैट में बताइए, कितने प्रोडक्ट है टोटल? 3। ठीक है, जिसमें से एक प्रोडक्ट मिट्टी के लिए है, मिट्टी को बेहतर करने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी की पैदा करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक प्रोडक्ट है। बाकी के 2 प्रोडक्ट किस चीज के लिए? पौधे के लिए। 3 प्रोडक्ट है टोटल, जिसमें से एक मिट्टी के लिए और 2 पौधों के लिए। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक प्रोडक्ट है, और बाकी के 2 प्रोडक्ट पौधों में डायरेक्टली स्प्रे करने के लिए, पौधों में डायरेक्टली डालने के लिए। तो ये ग्रैन्यूल्स क्या है? बेसिकली ये ऐसे सब्सटेंस है जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, वो भी नेचुरली माइक्रोबियल एक्टिविटी के जरिए और सॉइल स्ट्रक्चर को बेटर करके। माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होती है भैया? माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या है कि मिट्टी के अंदर अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े, अलग अलग तरह के जीवाणु, अलग अलग तरह के केंचुए अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। अभी ये जो अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं, ये क्या करते हैं? ये मिट्टी को उर्वरक बनाने में मदद करते हैं। कैसे? ये मिट्टी को अब मान लीजिए, चलिए मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये ह्यूमिक सब्सटेंस से बना है जिसका नाम है लियोनार्डाइट। ये लोग बोलते हैं कि ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस है, आपने उल्लेख क्यों नहीं किया? इसके अंदर लियोनार्डाइट नाम का एक तत्व है जो कि कनाडा में सबसे अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है। और ये कनाडा में लियोनार्डाइट के पहाड़ होते हैं, जैसे कि पिंक सॉल्ट का पहाड़ होता है पाकिस्तान में, ठीक उसी तरह से लियोनार्डाइट का पहाड़ होता है कनाडा में। और वहां से बेस्ट वैरायटी जो लियोनार्डाइट की है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, और हम बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स अपना बनाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सोर्स से आता है, और ये रिच इन ह्यूमिक एसिड है, यानी कि ये सबसे ज्यादा तगड़ा, सबसे ज्यादा मजबूत सोर्स है ह्यूमिक एसिड का। यानी कि अगर लियोनार्डाइट से कुछ भी बनता है तो वो सबसे ज्यादा ह्यूमिक एसिड बनाने की क्षमता रखता है। अभी लियोनार्डाइट जो है वो लिग्नाइट का एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। नेचुरल ऑक्साइड्स हैं लिग्नाइट के, और वो कार्बन रिच होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब खेती में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक तरह का कोल होता है लिग्नाइट।
तो लिग्नाइट मतलब के रिश्तेदार आप समझ सकते हैं, और ये ह्यूमिक एसिड का रिच सोर्स है। आप देखिए जैसे हमारे शरीर के अंदर कुछ अच्छे कीड़े होते हैं जो खाने को पचाने में हमारी मदद करते हैं, जिसको हम प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक भी कहते हैं। आप देखिए कि दही लोग खाते हैं, क्यों? क्योंकि दही के अंदर कुछ अच्छे कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे हाजमे को बेहतर करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक उसी तरह से मिट्टी के अंदर जब कुछ अच्छे कीड़े मौजूद होते हैं तो वो मिट्टी में उर्वरक क्षमता को पैदा करने में मदद करते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप कुछ भी खाते हैं तो सीधा सीधा आपके सेल्स में नहीं जाता। जाता है क्या? नहीं जाता। चावल आपके सेल में जाता है क्या? रोटी आपके सेल में जाती है? दाल या सब्जी आपके सेल में जाती है? नहीं। आपके सेल में जाता है सब्जियों को ब्रेक डाउन होने के बाद जो एलिमेंट्स हैं सब्जियों के, या दाल या रोटी या चावल के ब्रेक डाउन होने के बाद जो कण हैं ग्लूकोज, वो आपके शरीर के अंदर जाता है। ठीक उसी तरह से आप जब गोबर दें या केमिकल फर्टिलाइजर मिट्टी में डालते हैं तो क्या वो केमिकल सीधा का सीधा जाता है पौधे के पास? नहीं। वो पहले ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होके सॉल्युबल फॉर्म में, यानी कि हजम करने योग्य स्थिति में वो उसको पहले बदला जाएगा, और उसके बाद वो पौधे के अंदर ग्रहण किया जा पाएगा। तो अब ये ब्रेकडाउन कौन करेगा? हमारे शरीर के अंदर तो हमारा शरीर ब्रेकडाउन करता है। सबसे पहले हम चबाते हैं, फिर यहाँ गले में खाना और छोटे आकार में आता है, फिर हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है, तब वो टूटता है, फिर उसके बाद हमारी आंतों में टूटता है खाना। लेकिन पौधे में तो चबाने की क्षमता है नहीं, तो पौधे के लिए सॉल्युबल फॉर्म में उस खाने को कौन तोड़ेगा? वो काम अच्छे कीड़े करते हैं जो कि मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन आज की डेट में जो केमिकल से खेती की जा रही है उसमें वो कीड़े मकोड़े या वो जो कह लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीवाणु वो मौजूद ही नहीं है। तो अगर वो जीवाणु मौजूद ही नहीं है तो पौधे को तो मतलब वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। तो वेंटिलेटर पे डाल डाल के उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे दे के काम किया जा रहा है। तो ये पौधों का ये जो गुड माइक्रोब्स है उनका क्या काम है? खाने को ब्रेक डाउन करना ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड में, और जितना ज्यादा कीटाणु रहेंगे, जितने ज्यादा जीवाणु रहेंगे, जितने ज्यादा मकोड़े रहेंगे, जितने ज्यादा कह लीजिए केंचुए रहेंगे, वो खाने को ब्रेक डाउन करके वो खाने को ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड में तोड़ेंगे। और ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड क्योंकि ब्रोकन डाउन फूड है, ऑलरेडी हजम किया हुआ फूड है, तो वो आसानी से पौधा उसको एब्सॉर्ब कर पाएगा और आसानी से अपने काम में ले पाएगा। ठीक है? तो हमारे पेट के अंदर जैसे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक खाने को हजम करते हैं, ठीक उसी तरह से अच्छे कीड़े जो मिट्टी में हैं वो हजम करने में मदद करते हैं, एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। अब क्या है कि बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स जो है वो खाना है उस अच्छे कीटाणुओं का, और वो अच्छे कीटाणु जब हमारे शरीर के अंदर जब वो अच्छे कीटाणु मिट्टी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है? मिट्टी के अंदर जब वो अच्छे कीटाणु जाते हैं तो वो खाना शुरू करते हैं बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स को, और जब वो खाते हैं तो क्या होता है? कुछ मल त्याग करते हैं, वो कुछ लेट्रिन करते हैं, वो कुछ पॉटी करते हैं, और वो पॉटी क्या होता है कि वो बहुत अच्छी तरह से पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड के तौर पे। यानी कि हमारा बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल जो है वो बिल्कुल अच्छा खाना प्रोवाइड करता है हमारे पौधे को। और क्या होता है, इससे दो तीन चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बीज है, वो छोटा सा बीज आपने मिट्टी में डाला, ठीक है? तो उस बीज को अपने बिल्कुल आसपास खाना चाहिए, क्योंकि वो एकदम, आप मान लीजिए अगर कोई छोटा सा बच्चा है, नवजात शिशु है, आज ही पैदा हुआ है, तो वो क्या खाना अपना उगा पाएगा क्या? वो अपना खाना ला पाएगा क्या? वो तोड़ के खा पाएगा क्या? नहीं। उसको सब कुछ चम्मच से खिलाना पड़ेगा, घोल के लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड डाइट देना पड़ेगा उसको, है ना? ठीक उसी तरह से अगर एक बीज आपने लगाया है तो वो उस नवजात शिशु के बराबर है, जिसको कि एकदम खाना बिल्कुल उसके नजदीक चाहिए। ठीक है? अगर उसके बिल्कुल नजदीक उस बीज के खाना नहीं मिला तो बीज पनप नहीं पाएगा, वो बीज पौधे का रूप ले नहीं पाएगा।
तो आपको क्या करना है, आपको उस बीज के बिल्कुल नजदीक में खाना देना है। और वो कैसे संभव है, जब बायोस्टिमुलेंट ग्रेन्यूल्स के जरिए जब आप खेती करते हैं तो मिट्टी में चारों तरफ अच्छे कीड़े, अच्छे माइक्रोब्स, अच्छे जीवाणु फैल जाते हैं और मिट्टी के कण कण में वो पोषक तत्व, उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं। और वो जब पोषक तत्व और उर्वरक क्षमता मिट्टी के कण कण में पहुंच जाती है तो हर बीज वो बड़ा हो पाता है, हर बीज पौधे का रूप ले पाता है, फसल का रूप ले पाता है, फल का रूप ले पाता है, सब्जियों का रूप ले पाता है। तो ये ताकत है हमारे बायोस्टिमुलेंट ग्रेन्यूल्स की। मूल तौर पे अगर 3 kg बायोस्टिमुलेंट ग्रेन्यूल्स हम डालते हैं तो वो 2000 ग्राम ह्यूमिक एसिड पैदा करता है, यानी कि 45,000 kg गोबर की खाद जितना काम 3 kg बायोस्टिमुलेंट ग्रेन्यूल करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमिक एसिड पैदा करने की क्षमता किसी भी और चीज के मुकाबले ज्यादा है। यानी कि अगर आपको किसान को बताना है, समझाना है, तो आप उनको कह सकते हैं कि ये 45,000 kg गोबर की क्षमता रखता है। यानी कि 15 ट्रैक्टर अगर आप 15 ट्रैक्टर अगर आप गोबर डालते हैं तो 15 ट्रैक्टर गोबर के बराबर ये 3 kg का पैकेट है। 15 ट्रैक्टर गोबर आपके खेत को जितना पोषण देगा, आहार देगा, खुराक देगा, उतनी खुराक ये 3 kg का पैकेट दे सकता है। कैसे? क्योंकि पैदा तो ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड ही करना है ना। और ये ह्यूमिक एसिड पैदा करने की क्षमता इसमें पृथ्वी में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। अमेरिका में, यूरोप में और ऐसे बहुत सारी जगहों पे इसी के जरिए खेती होती है। अभी आपको याद होगा कि ट्रम्प की जो टैरिफ की लड़ाई हुई थी उसमें मतलब ट्रम्प ने सारी चीजों का दाम बढ़ाया, सारी चीजों में टैरिफ बढ़ाया, लेकिन कनाडा से जो वो ये लियोनार्डाइट लेता है, जैसे हम कनाडा से लियोनार्डाइट ले रहे हैं और उससे ये बना रहे हैं, ठीक उसी तरह से क्या यूएसए भी लियोनार्डाइट कनाडा से ही लेता है, लेकिन उसके ऊपर टैरिफ नहीं बढ़ाया उसने। क्यों? क्योंकि अगर उसके ऊपर टैरिफ बढ़ जाएगा तो वो भूखों मर जाएगा, मर जाएगी उसकी जनता। क्योंकि वहां पर जो फसल है, वहां पर जो उपज है, वो इसी लियोनार्डाइट से होती है। वहां पर भी यही इस्तेमाल होता है विकसित देशों में। और हमारे देश में भी आने वाले समय में ज्यादातर यही इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट बेहतर है, इसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, ये एडवांस्ड चीज है और इसका फायदा ज्यादा है किसान को भी और खाने वाले को भी। तो ये ज्यादातर आने वाले समय में इस्तेमाल होगा। अगर आप आज इसका इस्तेमाल ना भी करें तो इस भविष्य में इसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो या तो आप इसको साथ में लेकर आप प्रगति का हिस्सा बने, आर्थिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ाएं, या आप किनारे में खड़े रहकर जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, उसको फायदा उठाते हुए आप किनारे पे खड़े रह के उनकी प्रगति को आप खड़े होकर तमाशा देखें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब ये करता क्या है, न्यूट्रिशन अपटेक को बढ़ा देता है। यानी कि न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो अच्छे माइक्रोब्स हैं, अच्छे जो जीवाणु हैं, वो मिट्टी के कण कण में पोषण को पहुंचा देते हैं। अब जब मिट्टी के कण कण में पोषण पोषण पहुंच जाएगा तो ज्यादा अच्छी तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधा ग्रहण कर पाएगा, ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर पाएगा। और पौधा ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर पाएगा तो अगर अच्छी खुराक होगी तो पौधा मजबूत होगा। जैसे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अच्छा खाना खाते हैं तो उनकी बॉडी अच्छी बनती है ना, ठीक वैसे ही पौधा अगर अच्छा खाना खाएगा तो पौधे की बॉडी भी अच्छी बनेगी, पौधा भी रिष्ट पुष्ट एकदम तंदुरुस्त और मोटा ताजा पैदा होगा, है ना, और ज्यादा मजबूत रहेगा, ज्यादा उसकी सहनशीलता ज्यादा रहेगी। बायो एक्टिविटी बढ़ा देता है, माइक्रोब्स, गुड माइक्रोब्स की संख्या को बढ़ा देता है। और गुड माइक्रोब्स के साथ अच्छी बात क्या है कि वो संख्या वृद्धि बड़ी तेजी से करते हैं, बहुत तेजी से उनका उनकी जो मतलब उम्र बढ़ ये संख्या बढ़ती है बहुत तेजी से, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। यानी कि वो संक्रमित बहुत जल्दी होते हैं। जैसे कोविड के समय में भी आपने देखा था, वो वायरस था तो वो वायरस बड़ी तेजी से संक्रमित होता था। ठीक इसी तरह से माइक्रोब्स भी बहुत तेजी से अपने आप को, अपने फैमिली को विस्तार करते हैं। और जब माइक्रोब्स बहुत तेजी से विस्तार करते हैं तो वो क्या करता है कि ज्यादा अच्छी तरह से डिकम्पोज करते हैं खाने को, है ना। जो भी खाना
आपने डाला है या बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स डाला है, उसको जल्दी से डिकम्पोज करते हैं और जल्दी से अपनी फैमिली का विस्तार करते हैं। और संख्या वृद्धि, आज दो कल मतलब एकदम स्पीड में, आज अगर 4 है तो कल 8 होंगे, फिर 16 होंगे, फिर 32 होंगे, इसी स्पीड में वो बढ़ते जाते हैं। और जितनी ज्यादा तादाद अच्छे कीटाणुओं की मिट्टी में होगी, उतनी तेजी से मिट्टी का जो एल्कलाइन नेचर बढ़ जाएगा। अभी जो केमिकल्स प्रयोग होते हैं वो मिट्टी को एसिडिक कर देते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मिट्टी जब बनाई जाती है खेती के लिए तो मिट्टी डार्क होती है, डार्क कलर की होती है, लेकिन उपज हो जाने के बाद, फसल कट जाने के बाद मिट्टी एकदम ठोस हो जाती है, एकदम सफेदी छा जाती है मिट्टी में। क्यों? क्योंकि केमिकल के प्रयोग की वजह से मिट्टी बिल्कुल एसिडिक हो गई है, उसके अंदर किसी भी तरह के जीवाणु के जिंदा रहने का कोई चांस नहीं होता है ना। रूट की ग्रोथ तेजी से होती है। अब मान लीजिए जो जीवाणु रह रहे हैं, तो उनको रहने के लिए तो घर भी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो क्या करते हैं, खोद देते हैं। आप देखिए कभी भी अगर किसी चींटी का अगर आप घर देखेंगे, तो वो कॉलोनी हो, इंग्लिश में कहते हैं उसे, तो वो बिल्कुल मिट्टी को खोद के एकदम पाउडर बना देती है। तो ये लोग जीवाणु क्या करते हैं, ये जो अच्छे कीड़े, अच्छे मकोड़े और अच्छे केंचुए, ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को खोद देते हैं बिल्कुल, और मिट्टी को खोद के बिल्कुल सॉफ्ट बना देते हैं, पाउडर की तरह बना देते हैं। तो अगर मिट्टी सॉफ्ट होती है तो जड़ों को अंदर जाने की जगह ज्यादा अच्छी मिलती है, और जड़ ज्यादा डीप जाती है तो नीचे से ज्यादा अच्छा खनिज, ज्यादा अच्छा खाना एब्जॉर्ब कर पाती है। सॉइल स्ट्रक्चर बेहतर होता है। सॉइल स्ट्रक्चर यानी कि हम ऊपर से तो खोद लेते हैं मिट्टी को बनाते समय, खेती करते समय, लेकिन नीचे से नहीं तोड़ पाते। तो नीचे से सॉइल स्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम ये कीड़े मकोड़ों का होता है। इसके अलावा पीएच मेंटेन होता है बहुत अच्छी तरह से। पीएच यानी कि एसिडिक नहीं रहता, एल्कलाइन हो जाता है हमारी मिट्टी। वाटर ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाती है, क्योंकि आप देखिए स्पंज जो होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, इसकी वजह से वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करके रख पाता है ना। तो ठीक उसी तरह से आप देखिए कि अगर आप मतलब बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल का आपने प्रयोग किया है, तो वो भी मिट्टी को एकदम स्पंज की तरह छोटे छोटे छेद कर देता है, क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं, उसके अंदर जो जीवाणु हैं, अच्छे कीटाणु हैं, वो अच्छे कीटाणु क्या करते हैं कि वो मिट्टी के अंदर घर बनाते हैं, और घर बनाते हैं तो एकदम पाउडर बना देते हैं। और इसकी वजह से पानी जब आता है तो ऊपरी सतह में रहता है, पानी बिल्कुल नीचे नहीं जाता, स्पंज की तरह पानी उसको छोटे छोटे छेद में लॉक कर लेता है पानी को। तो बहुत नीचे नहीं जाता, तो आसानी से पौधे को ऊपरी सतह पर ही पानी मिल जाता है, और वो ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ जाता है, यानी कि अगर कभी अ, खेती में मान लीजिए अगर सूखा पड़ गया, या कभी अगर तापमान बढ़ गया, कम हो गया, तो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से पौधा एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि वो तो मजबूत हो चुका है, बिल्कुल ताकतवर हो चुका है ना। इसके अलावा सस्टेनेबल फार्मिंग यानी कि बिल्कुल केमिकल फ्री आप काम कर सकते हैं। केमिकल फ्री उपज, केमिकल फ्री जो भी कर रहे हैं वो केमिकल फ्री होता है, जो डाल रहे हैं वो भी केमिकल फ्री है, जो निकाल रहे हैं वो भी केमिकल फ्री है। तो यील्ड क्वालिटी बेहतर होती है, पौधे मतलब मिट्टी अच्छी हो जाए तो जो उपज होती है उसकी शाइन बेहतर होती है, उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, उसका टेस्ट बेहतर होता है, उसकी साइज बेहतर होती है, ये सारी चीजें बेहतर होती है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, 3 kg बायोस्टिमुलेंट ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल करना है 1 एकड़ जमीन के अंदर। 25 से 30 kg मिट्टी चारों तरफ से इकट्ठी कर लेनी है, उसमें 3 kg मिक्स कर लेना है, और चारों तरफ बराबर समान रूप से बिखेर देना है। और इसको याद रखिए कि इसको यूज करने के बाद पानी का इस्तेमाल करना मत भूलिए। पानी डालेंगे उसके बाद ये काम करना शुरू होगा। और तीन ओके, एग्रीकल्चर शुड यूज थ्राइस, ट्वाइस और थ्राइस बाय क्वांटिटी ऑफ 3 kg per acre of land on any type of agriculture should be used twice or thrice by क्वांटिटी। अच्छा, मतलब एक साल के अंदर 2 से 3 बार इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, 3-3 kg के पैकेट को। डोजेज कैसा होगा, अ, अगर 3 महीने का पौधा है तो एक बार काफी है। अगर 4 से 7 महीने का पौधा है तो 2 बार डालना पड़ेगा, एक बार शुरुआत में और एक बार 3 से 4 महीने बाद। और अगर 7 से 15 महीने का पौधा है तो 3 बार डालना पड़ेगा। अब बड़े पौधों पे अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि कोई आम का पौधा है, लीची का पौधा है, या ऐसा कोई बड़े पौधे पे, अगर आप अमरूद का पौधा है, बड़े पौधे पे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको
चारों तरफ एक छोटी सी क्यारी बना लेनी है, मतलब इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, ये एक हाथ क्यारी चारों तरफ हल्की सी खोद लेनी है, और वहां पर 250 ग्राम ग्रेन्यूल्स को फैला देना है, फिर पानी डाल देना है। और पहली बार 250 ग्राम डालना है, और उसके 4 महीने के बाद आपको 150 ग्राम डालना है, फिर 4 4 महीने के बाद 150 ग्राम आपको डालना है। ऐसा करना है तो मतलब 700 से 800 ग्राम आपको एक पौधा लेगा साल भर के अंदर। और ये दूसरा जो प्रोडक्ट है वो पौधे के ऊपर डायरेक्टली डालने का है। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है यानी कि पीजीपी, और एसपीए यानी कि हमारा जो स्प्रेडर, पेनिट्रेटर और एक्टिवेटर है, ये दोनों को साथ में मिला के इसको स्प्रे करने का है। अब ये क्या करता है ये भी थोड़ा बताते हैं आपको। नेचुरल फॉर्मुलेशन है, सिंथेटिक केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, वैसे पौधों के शरीर में भी हॉर्मोन्स होते हैं। तो वो हॉर्मोन्स जो पौधों के शरीर में हैं, वो अगर ज्यादा मात्रा में अगर सेक्रेट होंगे, ज्यादा मात्रा में अगर वो एक्टिवेट होंगे, तो ज्यादा अच्छी खेती हो पाएगी। ऑक्सिन, गिबरलिन्स और साइटोकाइनिन्स, ये 3 हॉर्मोन्स हैं जो कि पैदा करने में ये मदद करता है। ये जो हमारा पीजीपी है वो पौधे के हार्मोनल सिस्टम के बूस्टर का काम करता है। ठीक है। तो ये और ये नेचुरली बूस्ट करता है, हमारे स्टिमुलेट करता है हमारे पौधों के उपज को, यानी कि जो फूल का उगना है या जो फल का उगना है उसको प्रमोट करता है, उसको तेजी से बढ़ाता है। ये रूट को डेवलप करने में मदद करता है, जड़ को ज्यादा अच्छी तरह से डेवलप करने में मदद करता है। न्यूट्रिशन जड़ ज्यादा खींच पाए मिट्टी से, इस बात को सुनिश्चित करता है। क्रॉप और यील्ड क्वालिटी बढ़ाता है। कैसे? हायर क्वालिटी प्रोड्यूस, फास्टर ग्रोथ, मतलब या इसको अगर आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के करीब 48 से 72 घंटे के अंदर आप अगर आप देखेंगे, तो आप इंची टेप ले जाके मापेंगे तो आप देखेंगे 48 से 72 घंटे के अंदर मतलब टहनियों का, पत्तों का आकार बढ़ गया, उसका शेप बढ़ गया। आप देखेंगे उसका तुरंत उसका साइज बढ़ जाता है। अब ये तुरंत क्यों बढ़ता है? क्योंकि पौधे का जो नेचुरल सिस्टम था उसको हमने बूस्ट कर दिया। इसमें हम कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करते। इसका रेजिस्टेंस को मजबूत करता है। अगर किसी भी तरह का अगर सलाइनिटी बढ़ गई, सॉइल की टेम्परेचर बढ़ गया, घट गया, या सूखा पड़ गया, तो उसको पौधा एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि खेती में क्या है कि अगर तापमान ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो बहुत ही, या बारिश ज्यादा हो जाए, बारिश कम हो जाए तो दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को ज्यादा बेहतर तरीके से झेल पाता है अगर हम पीजीपी का प्रयोग करते हैं तो। इसके अलावा पौधा क्योंकि मजबूत हो गया, उसके हार्मोनल सिस्टम बूस्ट हो गया उसका, इसकी वजह से जल्दी से कोई भी उसको बीमारी नहीं लगती, पौधे को जल्दी से कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी से उसको कोई भी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पौधे की नेचुरली बढ़ जाती है, और उसको कोई भी जल्दी से मतलब किसी भी तरह का कीटाणु, किसी भी तरह के कीड़े नहीं लगते जल्दी से। अगर अभी तक आपने देखा कि कीड़े लग रहे हैं तो एकदम से उसको बंद मत करिए। आप उसको यानी कि जो आप अभी तक डालते आ रहे थे उसको कम मात्रा में डालिए, लेकिन डालिए जरूर। एकदम से बंद करेंगे तो आपको एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल है, इसमें कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया। ये भी अल्कलाइन प्रोडक्ट है जो मिट्टी की अल्कलाइनिटी को बढ़ाएगा, सॉइल के स्ट्रक्चर को बढ़ाएगा और खेती को बेहतर करेगा। 1 एकड़ में 12 पंप के आसपास डाल सकते हैं आप। 12 पंप यानी कि वो जो 15-16 kg का जो टैंक होता है, स्प्रे करने वाला स्प्रे टैंक, तो वैसे वैसे 12 पंप का इस्तेमाल होगा 1 एकड़ में। और एक एक टैंक के अंदर आपको 40 ml पीजीपी डालना है। ठीक है, 40 ml पीजीपी आपको एक टैंक के अंदर मिक्स करना है। अब पहले मिक्स करके फिर डालेंगे तो बेहतर रहेगा। 1 एकड़ में आपको 15 लीटर, 12 से 15 लीटर यूजुअली डालने की जरूरत पड़ेगी, अगर बड़ी बड़ी खेती है तो, लंबी फसल है तो। अगर छोटी फसल है तो 7 से 8 पंप में ही आपका काम हो जाएगा। ओके। पीजीपी का डोज क्या है? 5, अगर आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 5 ml, फॉइलर स्प्रे के साथ कर रहे हैं तो 40 ml 15 लीटर पानी में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ड्रिप इरिगेशन में कर रहे हैं तो 200 लीटर पानी में आपको 1 लीटर डालना है। स्प्रिंकलर इरिगेशन, वो जो फुहारे की तरह छूटता है, उसमें मिला रहे हैं
तो 500 लीटर पानी में 2 लीटर आपको डालना है पीजीपी। 30 दिन के बाद मतलब आप जैसे मान लीजिए पौधा आपने लगा दिया, लगाने के 30 दिन से 45 दिन के अंदर जब उसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे, तो फूल आने के समय आपको इसको स्प्रे करना है, और फल आने के समय में स्प्रे करना है। यानी कि अगर कोई पौधा जिसकी आयु लंबी है, तो उसमें 30 दिन से 45 दिन का फर्क रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेड़ की आयु कम है, तो आप 12 से 14 दिन 15 दिन में भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये स्पेडर पेनिट्रेटर एक्टिवेटर है। आप देखेंगे जब स्प्रे किया जाता है, तो मान लीजिए ये पत्ता है, तो पत्ते के ऊपर आके स्प्रे गिरा और पत्ते के साइड से टपक गया, है ना, क्योंकि नीचे तो लगेगा नहीं। लेकिन स्पेडर पेनिट्रेटर एक्टिवेटर अगर आप स्प्रे करते हैं, तो वो क्या है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के प्रोसेस में पत्ते के पीछे वाले हिस्से में भी वो दवा लग जाएगी, वो स्प्रे लग जाएगा, वो पीजीपी लग जाएगा। तो पीछे वाले हिस्से में अगर लगेगा, तो पीछे भी कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं खा पाएगा, पीछे भी उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी पौधे को। तो ये इसका काम है कि ये चारों तरफ फैला देता है जो भी आप इसके साथ स्प्रे करेंगे उसको, और चारों तरफ फैलाने के बाद ये उसको पौधे को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, हजम करने में मदद करता है। तो इसका काम है स्प्रेडर यानी कि फैलाना, पेनिट्रेटर यानी कि पौधे के अंदर घुसाना, और उसके अलावा एक्टिवेटर यानी कि इसको पौधे के अंदर एब्जॉर्ब करने में मदद करना। ये इसका काम है। जो भी आप इसके साथ स्प्रे करेंगे उसको ये 3 काम करने में मदद करेगा। ये हर्बिसाइड की एफिशिएंसी बढ़ाता है, पेस्टिसाइड की एफिशिएंसी बढ़ाता है अगर आप इसको हर्बिसाइड पेस्टिसाइड के साथ स्प्रे करते हैं तो। हालांकि हमारे प्रोडक्ट्स के साथ आपको इवेंचुअली हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इवेंचुअली। 1.5-2 साल तक आप हो सकता है कम कम मात्रा में इस्तेमाल करें, लेकिन 1.5-2 साल के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वाटर कंजर्वेशन, आप कम पानी में ही आपका काम हो जाएगा। आपको जब इसके साथ स्प्रे करेंगे, तो ये पानी तो बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि ये पानी नीचे फैला दे रहा है ताकि नीचे नीचे ना गिरे पानी, चारों तरफ पौधे में समान रूप से लग जाए। तो वाटर कंजर्वेशन में भी मदद करेगा। इको फ्रेंडली है, ये बिल्कुल नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके तरीका क्या है इस्तेमाल करने का, 5 ml इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप 40 ml पीजीपी मिला रहे हैं, तो 40 ml के साथ आपको बेसिकली 10 ml इस्तेमाल करना है। ये 5 ml इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के साथ बताया जा रहा है, जो कि आपको इस्तेमाल करना नहीं है, लेकिन इस सिर्फ जानकारी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। 15 लीटर इस्तेमाल करना है, 15 ml यूज करना है हर्बिसाइड के साथ। ये सारे 15 लीटर के टैंक का मैं माप बता रहा हूँ आपको। 10 ml यूज करना है अगर आप पीजीपी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अगर इरिगेशन आप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी में अगर आप डाल रहे हैं, पानी को छोड़ रहे हैं अगर खेत में, तो 80 लीटर में 150 ml आपको डालने की जरूरत पड़ेगी। और ये आप स्प्रे करेंगे इसको, तो स्प्रे में आपको ये ध्यान देना है कि पौधा पूरा भीग जाना चाहिए, और पौधा पूरा भीग गया तो उतना ही काफी है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें इतना डालो उसमें उतना डालो, आप डालते समय देख लो कि पौधा अगर पूरा भीग गया तो आपका काम हो गया, तो उसके हिसाब से ही आपको डालना है। हालांकि आपको आगे चल के किसी भी इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये हमारे 3 एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो। ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड फॉर्मूला है, जिसमें बेलपत्र 2 kg, नीम पत्ता 2 kg, कस्टर्ड एप्पल यानी कि सीताफल के पत्ते 2 kg, आंख जो हनुमान जी को चढ़ते हैं वो आंख के पत्ते 2 kg, धतूरा का पत्ता 2 kg, और किसी बड़े बर्तन में ले लीजिए, टोटल 10 kg हो जाएगा। और 20 लीटर गाय की गौमूत्र ले लीजिए, तो टोटल 30 kg हो गया। और ये जो 10 kg का मतलब ये था बेलपत्र और ये सारे पत्ते, इसको अच्छी तरह से एकदम चटनी बना लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए। और पेस्ट बनाने के साथ उसमें 20 लीटर गौमूत्र मिला के उसको किसी बड़े बर्तन में उबालिए। घर पे मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा स्मेल आएगी। तो उसको उबालने के बाद तब तक उबालते रहिए जब तक वो 30 लीटर 15 लीटर में ना बदल जाए, आधा ना हो जाए। और उसको एक दिन के लिए ठंडा होने दीजिए, और फिर उसके ऊपर से जो गूदा है वो गूदा निकाल दीजिए। बाकी का जो बच गया वो आपका स्प्रे तैयार हो गया। वो नेचुरल पेस्टिसाइड फॉर्मूला हो गया। आपको कोई भी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड इस्तेमाल ना करके अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो आपके कोई भी कीड़े नहीं लगेंगे, कोई भी अलग अलग तरह की जो दिक्कतें होती है वो नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि मैं ये जो जानकारी मैंने दी है, इसका आप
बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपने बिजनेस को, अपने बायोनेटस के प्रोडक्ट्स को तेजी से आप आगे लेकर जाएंगे। तो ओवर टू द होस्ट मिंटू दा। मिंटू सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सेशन को आगे लेकर जाएं। मैं जो भी जानकारी मैंने दी है, मैं आशा करता हूं आप सबको समझ में आई होगी, और उस जानकारी को आप लोगों तक लेकर जाएंगे और बड़ी तेजी से आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताकर अपने बिजनेस को चार चांद लगाएंगे। रॉकिंग रेनेटस। रॉकी रेडर्स, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स, दिल से थैंक्स। और सर का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में आइए और सर को बधाई दीजिए, थैंक यू दीजिए, क्योंकि आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम, मैंने पहले ही बोला था, स्टार्टिंग में के टाइम में बोला था, सर जिस तरीके से हम लोगों को प्रेजेंटेशन देता है ना, ये हमारा दिमाग में घुस जाता है और पूरा डिटेल्स जानकारी सर देता है। हर टाइम मैंने देखा, आज भी दिया है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन कीजिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर। और इसी के साथ मैं आप सभी को और एक मैसेज देना चाहता हूँ। ऑलरेडी कंपनी के तरफ से एक ऑफर भी दिया है। 10 नोवा, एक इनवॉइस में अगर 10 नोवा हो या 12 नोवा हो, 10 के ऊपर अगर हो तो एक नोवा कंपनी की तरफ से फ्री भी मिलेगा, फ्री भी मिलेगा। तो आप लोग फटाफट जल्दी इस वीक बड़ा क्लोजिंग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा टीम पे प्रमोशन कीजिए और सर को थैंक्स दीजिए। इसी के साथ मैं आज का स्कोर बोर्ड जानने के लिए हमारा वो पूजा बहन को मैं और एक बार वेलकम करता हूँ। प्लीज वेलकम पूजा जी। आज बहुत ही शानदार पार्टिसिपेंट था, अभी भी 619 पार्टिसिपेंट है, मैंने देख रहा था। तो हर रोज आप लोग ऐसे ही प्रमोशन रॉकिंग कीजिए। रेनेटस, बहुत यस यस, हैप्पी हैप्पी टीम सक्सेस वैली माइक और मंच देने के लिए मिंटू सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं धन्यवाद करूंगी परमपिता परमेश्वर का, मेरे माता पिता का, और यहाँ उपस्थित मेरे सभी गुरुजन, मेरे आदरणीयों का मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगी। इसी के साथ मैं धन्यवाद करूंगी टीम सक्सेस वैली के फाउंडर एंड को फाउंडर डॉक्टर तापसी सुहास सर का, और ग्रेट सुमन टुडे सर का भी दिल से आभार व्यक्त करूंगी। मैं धन्यवाद करूंगी रेंटस वेलनेस का, रेंटस वेलनेस के सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रत दत्ता सर जी का, एंड हमारे ग्रेट साइंटिस्ट प्रोफेसर राजीव दत्ता सर का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगी। हमारे कंपनी के तीनों दिग्गज ट्रेनर का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगी। और मैं धन्यवाद करूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर विद्यानंद जी का, मेरी टीम, मेरी हार्टलाइन का दिल से आभार व्यक्त करूंगी। पैनल पे बने सभी को होस्ट का दिल से शुक्रिया करूंगी, आभार व्यक्त करूंगी। और यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करूंगी। नारी शक्ति रश्मिता मोहंती मैम जी का भी दिल से आभार व्यक्त करूंगी, एंड कैप्टन ऑफ द कैप्टन टीसी टांडेकर सर का भी दिल से शुक्रिया आभार व्यक्त करूंगी। और आज के हमारे कंपनी के ट्रेनर हमारे लिए उपस्थित थे, हमारे लिए अपना कीमती समय हमें दिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हमें जानकारी दी। तो आदरणीय परिवेश नागर सर का भी मैं दिल से शुक्रिया आभार व्यक्त करूंगी। पूरे टीम सक्सेस वैली की ओर से सर का दिल से आभार व्यक्त करूंगी। अमेजिंग सेशन रहा सर का, और हम सभी इस पर इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे और बायोनेटस के प्रोडक्ट को जगह जगह तक, हर किसानों तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच आदरणीय परिवेश नागर सर। और इसी के साथ हम जानेंगे आज के हमारे टॉप 5 फूड फाउंडर्स कौन कौन रहे हैं। यस, टॉप 5 फूड फाउंडर में है हमारे TSV 49, जिनके कोड फाउंडर हैं हमारे मिस्टर मेघराज चौधरी सर एंड मिस्टर रमेश बर्मन सर, जिनके कल 77 रेनोवियंस थे, आज 87 रेनोवियंस रहे हैं। एंड टॉप 2 में हमारे TSV 42, जिनके कोड फाउंडर हैं मिस्टर मनोज मिश्रा सर, जिनके कल 54 रेनोवियंस थे, आज 74 रेनोवियंस रहे हैं। टॉप 3 में TSV 99, जिनके कोड फाउंडर हैं मिस्टर सुमित घोष सर एंड मिस्टर सौम्यजीत पांडा सर, जिनके कल 54 रेनोवियंस थे, आज 56 रेनोवियंस रहे हैं। एंड टॉप 4 में TSV 9, जिनके कोड फाउंडर है मिस्टर राजीव मणि त्रिपाठी सर, जिनके कल 47 रेनोवियंस थे, आज 51 रेनोवियंस रहे हैं। एंड टॉप 5 में हमारे TSV 11, जिनके कोड फाउंडर है डॉक्टर नवल कुमार सर, जिनके कल 45 रेनोवियंस थे, आज भी उनके 45 रेनोवियंस रहे हैं। इन सभी टॉप 5 फूड फाउंडर्स को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और सभी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। रॉकिंग रेनेटर्स, हैप्पी हैप्पी टीम सक्सेस वैली। माइक और मंच देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहन। जो टॉप 5 में आया है सबको मेरा
दिल से धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, कल सुबह मिलते सुबह 6 बजे। और आप सभी को मैं अनम्यूट ऑप्शन दे दिया। रॉकिंग रेडर्स, हैप्पी Rocking हैप्पी Raiders. Happy Happy